चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, ठीक ना भाई। सर्वप्रथम खोज किसकी खोज? विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की थी? तो हमको उसका पूरा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैक्सवेल याद रखना। और इसने कब दिया था? 1865 में, ठीक है ना भाई। कब दिया था? 1865 में इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की थी। इसके बाद और कई साइंटिस्ट भी आए, ठीक है ना भाई, जिन्होंने इस पर कुछ कुछ अपने राय दिए, ठीक है। इसके बाद तो सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज किसने की थी? मैक्सवेल 1865 में, जो कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड। आप लोग कौन से देश में रहते हो? हाँ, स्कॉटलैंड, ठीक है ना। स्कॉटलैंड का रहने वाला था कौन? मैक्सवेल। 1865 में इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज की थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था? हर्ट्ज। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोगशाला में प्रयोग करने के आधार पर इन्होंने ये बताया कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कितनी होती है? 6 mm, इतना होता है इसका तरंग दैर्ध्य। इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया, उसके बाद इन्होंने बताया कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 6 mm होती है, ठीक है। तो हर्ट्ज ने क्या किया कि प्रयोगशाला पर प्रयोग करके उन्होंने बताया कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 6 mm होती है। उसके बाद एक और आए, जे मार्कोनी। मार्कोनी भी लिख सकते हो, एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बताया कि ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ठीक है ना भाई, ये कहाँ तक प्रेषित किया जा सकता है, मतलब कहाँ तक जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि मार्कोनी ने के जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो 50 किलोमीटर तक क्या किया जा सकता है? प्रेषित किया जा सकता है, यहाँ तक भेजा जा सकता है, 50 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो इस तरीके से विद्युत चुम्बकीय तरंगे की खोज मैक्सवेल ने की और उस पर ये हर्ट्ज, मार्कोनी और कुछ साइंटिस्टों ने अपने निष्कर्ष निकाले, प्रयोगशाला में प्रयोग किए और कुछ कुछ इसके बारे में बताए। तो सबसे पहले हम इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसमें और कुछ कुछ है उसे देखेंगे, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे की परिभाषा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत ज्यावक्रीय दोलन करते हैं तथा इनकी दिशा क्या होती है? तरंग संचरण की दिशा के, ठीक है ना भाई, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है या उसी डायरेक्शन में होती है। अब हम इसका डायग्राम से समझेंगे। इसमें आपको देखो, एक आपका विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है और एक आपका विद्युत क्षेत्र है और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इसको चलिए प्रदर्शित करते हैं डायग्राम से, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना। तो इसमें इस चित्र में आपको क्या किया गया है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रदर्शित किया गया इसमें। तो इसमें जेड अक्ष में, ये जेड अक्ष में क्या हो रहा है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित की गई है, ठीक है। और एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में किसको प्रदर्शित किया गया है? विद्युत क्षेत्र के दोलन को प्रदर्शित किया गया है। और वाई अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र, बी से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, तो वाई अक्ष में चुंबकीय क्षेत्र बी के दोलन को प्रदर्शित किया गया है। जो एक्स अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, वाई अक्ष के अनुदिश आपका चुंबकीय क्षेत्र और जेड अक्ष के अनुदिश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उनकी तरंग संचरण की दिशा इसके लंबवत होती है। ये आपको दिख रहा होगा, लंबवत है, ऐसा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके गुण है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के।
गुण है भाई कि ये कैसे कैसे होता है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, ये क्या क्या होता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण, पहला है आपका, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों का मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन कर सकती है, अर्थात यह निर्वात में भी संचरण या गमन कर सकती है। ये हो गया इसकी पहली प्रॉपर्टीज, पहला गुण किसका, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। ठीक है भाई, पहला क्या है कि इन तरंगों के लिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक है, सेकंड है, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तल में या समान कला में दोलन करते हैं, जो आप लोग डायग्राम में इससे पहले देखे हैं वो वाला। ठीक है ना भाई, दूसरा लिखेंगे कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं, एक दूसरे के लंबवत तलों में व समान कला में दोलन करते हैं। ये हो गया आपका दूसरा नंबर का इसके गुण कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में व समान कला में दोलन करते हैं। तीसरा है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। पढ़े हो ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, ये इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। हो गया यहां तक। अगला है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विक्षेपित नहीं होती है। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है, विक्षेपित नहीं होती है। ये आपका चौथा नंबर का गुण है भाई। ठीक है, अब इसे और रीजन कर लेंगे, याद हो जाएगा फिर। चलिए पांचवा नंबर का लिखना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोलनी आवेश व त्वरित आवेश द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोलनी आवेश व त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है।
ये हो गया आपका 5वें नंबर का कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे दोलनीय आवेश व त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। हो गया यहाँ तक। छठवां लिखना, ये तरंगे ध्रुवित होती है। ये तरंगे ध्रुवित होती है, पोलराइज्ड होती है। ये तरंगे ध्रुवित होती है। ये तरंगे ध्रुवित होती है। हो गया। अगला लिखिए आगे, एक दो और लिख लेते हैं छोटा छोटा, ठीक है, फिर आपके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इधर लिख दो, आ जाएगा छोटा छोटा। 7वां नंबर यहाँ लिख देता हूँ, चलेगा ना? चलिए, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, मतलब अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या करती है? अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अगला लिख लेना, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। चलो इतना ही लिख लो, ठीक है। 8 बहुत है। अगर आपको दे दिया जाए पेपर में कि विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, उनके गुण लिखो, तो ये इतने सारे आपको याद रहना चाहिए। अभी पहला क्या है आपका कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, ठीक है। दूसरा, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में वो समान कला में दोलन करते हैं, जो आप डायग्राम में था इससे पहले देखे थे वही यहाँ पर लिखा गया है। थर्ड क्या है, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। चौथा है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। विक्षेपित मतलब समझ में आ रहा है ना, उनकी पोजीशन नहीं चेंज होती है। जैसे चुंबकीय सुई में पढ़े थे, विक्षेपित मतलब इधर उधर नहीं हिलता डुलता है, जहां था वैसे ही रहता है। फिर पांचवा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलनीय आवेश व त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती है। 6 नंबर है, ये तरंगे ध्रुवित होती है। 7 नंबर है आपका, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। जैसे मतलब ये तरंगे बनेंगी साथ में ऊर्जा को ले जाएंगे अपने। 8 नंबर का है, इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। रेखी मतलब एक सरल रेखा, एक रेखा में बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखें, विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, और इसे ID से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना भाई। तो चलिए लिखते हैं विस्थापन धारा क्या होती है। कि विस्थापन धारा वह धारा होती है, विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यह आपका क्या कहलाता है? विस्थापन धारा कहलाते हैं, ठीक है ना भाई। कि विस्थापन धारा वह धारा होती है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना भाई। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। इसका समीकरण निम्न होता है। इसका
समीकरण यानी कि विस्थापन धारा का, इसका समीकरण निम्न होता है। आई डी बराबर ये होता है आपका एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे में डी टी, ये हो जाएगा। ये होता है आपका किसका, विस्थापन धारा का सूत्र। आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। अब यहाँ पता कर लेते हैं जहां पर आपका फाई ई क्या है और एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो आपको मालूम होगा एप्सिलॉन नॉट क्या है, पढ़े हो ना। जहां फाई ई क्या है आपका, विद्युत फ्लक्स है, ये आपका विद्युत फ्लक्स है, और आपका एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, पढ़े हो ना, निर्वात की विद्युतशीलता है। इस तरीके से, और टी तो आप जानते हो समय है, परिवर्तन की दर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका विस्थापन धारा इसे कहते हैं, ये हो गया भाई, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे मैक्सवेल का समीकरण। तो मैक्सवेल ने कौन सा समीकरण दिया था, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ साइंटिस्टों ने जो नियम दिए थे, जैसे आपके गॉस थे और आपका फैराडे था और आपका एम्पियर था, इन सब के नियम को उन्होंने क्या किया, कुछ उसमें इनके गणितीय सूत्रों को सुधार करके अपना नियम दे दिया, जिसे क्या कहते हैं, मैक्सवेल का नियम कहते हैं भाई। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैक्सवेल ने कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर गॉस, फैराडे, एम्पियर आदि वैज्ञानिकों ने विभिन्न नियमों व प्रतिपादन किया एवं उन्हें गणितीय रूप में व्यक्त किया। तो क्या किया मैक्सवेल ने, इन नियमों के गणितीय रूप में आंशिक सुधार कर उन्हें 4 समीकरण के समुच्चय के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं, और ये समीकरण निम्न है। तो ध्यान से देखिए, जो हम लोग पढ़े थे गॉस के नियम, गॉस ने 2 नियम दिए थे, एक हम चैप्टर 1 में पढ़े थे, चैप्टर 1 में पढ़े थे आपका विद्युत क्षेत्र से संबंधित गॉस का नियम, और चैप्टर 5 में पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित गॉस का नियम। फिर पढ़े थे हम लोग फैराडे का नियम और आपका एम्पियर का नियम। तो उन्हीं चारों नियम में थोड़ा सा गणितीय सूत्र में उनका क्या करके बदलाव करके, तो वो नियम 4 है। तो पहला है आपका, पहला नियम क्या है आपका कि इंटीग्रेशन समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका गॉस का प्रमेय। एक ये कौन सा वाला है, विद्युत क्षेत्र वाला है। अब हम देखेंगे दूसरा आपका चुंबकीय क्षेत्र वाला, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र वाले में क्या हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र में B रहता है बस, तो यहां पर हो जाएगा आपका वेक्टर B डॉट ds इक्वल क्या होता है, 0। आप पढ़े हैं, सब चीज जानते हैं। तीसरा होता है आपका फैराडे का नियम, जिसे आप एप्सिलॉन नॉट या E से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये क्या होता था आपका, माइनस डी फाई ई अपॉन में dt, इस तरीके से होता था, ठीक है। या तो आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, या कैसे लिख सकते हैं आप, समाकलन बंद समाकलन वेक्टर d डॉट dl इक्वल माइनस डी फाई ई अपॉन में dt, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। और चौथा समीकरण जो दिया था एम्पियर का परिपथीय नियम, तो वो क्या था आपका, आपको मालूम होगा वेक्टर b डॉट dl इक्वल म्यू नॉट आई होता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, लेकिन आई की जगह हम यहाँ लिखेंगे आई सी प्लस आई डी, और आप लोग जानते हो आई डी क्या है आपका, विस्थापन धारा। तो इसके जगह आप कुछ लिख सकते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आपका वेक्टर बी
dl इक्वल म्यू नॉट और ये आपका IC। अब इसके जगह आप लिखेंगे जो हम विस्थापन धारा का सूत्र पढ़े थे, ठीक है ना भाई, क्या पढ़े थे, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान में क्या हो जाएगा dt। इस तरीके से ये चार समीकरण इन्होंने दिए मैक्सवेल ने, किनके आधार पर, गॉस के आधार पर, फैराडे के आधार पर, एम्पियर के आधार पर, उनके नियम में गणितीय सुधार करके उन्होंने कुछ अपना नियम दिया जिन्हें मैक्सवेल के चार समीकरण का नियम कहते हैं। तो ये मैक्सवेल के चार समीकरण का नियम है भाई, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। अब हम स्पेक्ट्रम से संबंधित, विद्युत स्पेक्ट्रम, चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इससे संबंधित अब कुछ इनके बारे में, तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या चीज होता है। चलिए बच्चों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अब ये क्या चीज होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये होता क्या चीज है कि जो आपके तरंग दैर्ध्य है उसके बढ़ते क्रम, ठीक है ना भाई, जो आपका तरंग दैर्ध्य है उसके बढ़ते क्रम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं आपके तरंग दैर्ध्य को, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, तथा आवृत्ति के घटते क्रम, और आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से, तो ये हो जाएगा 4 3 2 1 इस तरीके से। तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम और आवृत्ति के घटते क्रम को व्यवस्थित रूप से, इनके व्यवस्थित रूप से इसको क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। जब हम इसे बनाएंगे, जब इसका डायग्राम को और ज्यादा समझ में आएगा, तो याद रखना तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम और आवृत्ति के घटते क्रम को, जैसे मान लो मैं बोला कि तरंग दैर्ध्य अभी कितना है 1, तो उसकी आवृत्ति कितनी है 4, जैसे तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हुई 2, आवृत्ति क्या हो रहा है कम, तो यही परिभाषा है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम और आवृत्ति के घटते क्रम के व्यवस्थित रूप को क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है, ध्यान से समझना, फिर हम इसे लिखेंगे भी, जो सूर्य की प्रकाश है उसमें कितने रंग होते हैं, सूर्य की प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग दिखाई पड़ते हैं आपको जी, तो 7 रंग दिखाई पड़ते हैं आपको। कौन सा, बै जा नी ह पी ना ला, ये बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये आपको क्या करते हैं, ये आपको दिखाई देते हैं। तो आपका जो लाल से लेकर के ये बैगनी तक का, यहां तक लाल से लेकर बैगनी तक का हिस्सा क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है ना। कहां से लेकर कहां तक, लाल से लेकर बैगनी तक के यहां तक की जो स्पेक्ट्रम है या किरणें हैं उसे क्या बोला जाता है, दृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और इसके बाहर का, लाल से बाहर और बैगनी से बाहर, तो इन स्पेक्ट्रम को बोला जाता है अदृश्य स्पेक्ट्रम। क्या बोला जाता है, अदृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये किसमें पाया जाता है, जो सूर्य की प्रकाश होती है उनमें ये सब स्पेक्ट्रम होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो जो लाल से लेकर बैगनी तक के होते हैं उसे क्या बोला जाता है, दृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है। और इसके बाहर की जो स्पेक्ट्रम होते हैं उन्हें अदृश्य स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो जो लाल रंग है वो सबसे ऊपर, यानी कि उसकी तरंग दैर्ध्य को सबसे बड़ा, ठीक है, और जो नीचे होती है वो सबसे बैगनी, ठीक है ना भाई, वो सबसे इसकी छोटी, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे छोटी होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, बड़ी, यानी कि लैम्डा, और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होती है, छोटी, ठीक है ना भाई, इसको याद रखना। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, उसमें दृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, अदृश्य स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, ये सब के बारे में अब लिखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, सामान्यतः वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम अथवा आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। किसे कहते हैं, सामान्यतः वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम अथवा आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित प्रतिरूप को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक दिखाई पड़ते हैं, जैसे भी अभी आपको मैं बताया हूं, जिसे क्या कहते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं।
लाल रंग की तरंग दैर्ध्य 7.8 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर होती है तथा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य 4 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर होती है। इस प्रकार दृश्य स्पेक्ट्रम 7.8 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर से 4 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर तक फैला होता है। इसे याद रखना भैया आप लोग अच्छे से। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम लाल रंग से ऊपर तथा बैंगनी रंग से नीचे भी फैला हुआ होता है, उसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको करके बताया था, क्या कहते हैं उसे? अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले भाग को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग से ऊपर बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? अवरक्त स्पेक्ट्रम। तथा बैंगनी रंग से नीचे छोटी तरंग दैर्ध्य वाले भाग को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इन्हीं सब स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे भाई। तो सबसे पहले हम आप इसे डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं, फिर यहाँ से और आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिर इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है, इसमें हम स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करेंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले ये होता है आपका -14, -13, 12, 11, 10, 9, ऐसे करते करते माइनस लेकर कहाँ तक जाएगा? +4 तक। तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं इसको, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ इसको पावर में है, ऐसे लिखेंगे 10 की घात -14, 10 की घात -13, 10 की घात -12, 10 की घात -11, 10 की घात -10, 10 की घात -9, 10 की घात -8, 10 की घात -7, 10 की घात -6, 10 की घात -5, 10 की घात -4, 10 की घात -3, 10 की घात -2, 10 की घात -1 और 10 की घात 0। उसके बाद क्या आएगा इधर? 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 और 10 की घात 4। ये समझो तो नंबर लाइन में प्रदर्शित हुआ है। आपको इसको क्या करना है? याद रखना है। दिखाई दे रहा है ना पूरा? 1 मिनट, हाँ चलिए अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, इसमें क्या है? 10 की घात ऋण 14 से लेकर कहां तक हुआ है? 10 की घात 4 तक। अच्छा, ये है क्या चीज? ये है आपका, देखो घट रहा है, बढ़ते क्रम में है ना भाई। तो बढ़ते क्रम में किसको लिखे थे अभी आपको याद होगा। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। चलिए अब ये जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति भी होगा लेकिन तरंग दैर्ध्य को ध्यान से देख लीजिए। तरंग दैर्ध्य ये किसका है? ये जो आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है? तरंग दैर्ध्य का स्पेक्ट्रम है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि किसका किसका तरंग दैर्ध्य कितना कितना होता है भाई, ठीक है। तो -10 की घात -14 से लेकर 10 की घात -10 तक ये किसका तरंग दैर्ध्य होता है? ये होता है आपका गामा किरण का। किसका? गामा किरण का होता है भाई। याद रखना ये तरंग दैर्ध्य का है, उसका कौन सा क्रम है? ये आपका बढ़ते क्रम है भाई, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य को बढ़ते क्रम और आवृत्ति के घटते क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये तरंग दैर्ध्य का बढ़ते क्रम में है, तो सबसे पहले किसका होगा? गामा किरण। कहां से कहां तक? बढ़ते क्रम में है, मतलब ये समझो कि यही सबसे छोटा है, इस बात को याद रखना। 10 की घात ऋण 14 कब की कंडीशन में? तरंग दैर्ध्य की कंडीशन में इसका गामा किरण का तरंग दैर्ध्य छोटा होगा, लेकिन यही आवृत्ति में क्या होगा? जस्ट उल्टा बड़ा होगा भाई, ठीक। तो ये क्या है आपका? गामा किरण कहां से लेकर कहां तक? 10 की घात ऋण 14 से 10 की घात लेकर ऋण 10 तक। फिर आएगा आपका एक्स किरण। तो एक्स किरण आएगा आपका 10 की घात ऋण
11 से 10 की घात 7 तक। कहां से लेकर, ये आपका 11 से लेकर, इसको इससे ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना भाई, 10 की घात ऋण 11 से लेकर 10 की घात ऋण 7 तक, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एक्स किरण। कौन सी किरण कहलाएगा, एक्स किरण। तो फिर से सुन लीजिए, 10 की घात ऋण 14 से 10 की घात ऋण 10 तक गामा किरण, 10 की घात ऋण 11 से 10 की घात ऋण 7 तक कौन सी किरण, एक्स किरण। अब जो 10 की घात ऋण 7 है और 10 की घात ऋण 6 है, तो इससे पहले भी है, तो 8 से 6 के बीच, ध्यान से समझना, ये वाला आपका 10 की घात ऋण 8 से ये 6 के बीच, ये पूरा, तो इसको थोड़ा सा थोड़ा कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है ना भाई। तो 10 की घात ऋण 8 से 10 की घात ऋण 6 तक, ये कौन सा किरण है, ये आपका है पराबैंगनी किरण है। इसका तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी किरणें, इसका तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक होती है, 10 की घात ऋण 8 से 10 की घात ऋण 6 तक। और जो आपका होता है दृश्य प्रकाश किरण, ठीक है ना भाई, या दृश्य विकिरण बोल सकते हो, वो कहां से कहां तक होती है, 10 की घात ऋण 7 से, इसको ऐसे प्रदर्शित कर रहा हूं, ये दोनों यहां से लेकर यहां तक, ये किसका है, 10 की घात ऋण 7 से 10 की घात ऋण 6 तक किसका होता है, दृश्य विकिरण या दृश्य प्रकाश विकिरण भी बोल सकते हैं, ये इसका होता है दृश्य प्रकाश विकिरण का होता है 10 की घात ऋण 7 से 10 की घात ऋण 6 तक। उसके बाद आएगा आपका अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंग भी बोल सकते हैं, जिसका तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना भाई, कितना होता है, 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात ऋण 3 तक। कहां से लेकर, ये 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात ऋण 3 तक, ये क्या कहलाता है, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये कहलाता है आपका 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात ऋण 3 तक क्या कहलाता है, अवरक्त तरंगे या अवरक्त किरण, ये कहलाता है। इसके तरंग दैर्ध्य को याद रखना है, देखो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, 10 की घात ऋण 14 से 10 की घात ऋण 11, ठीक है, कभी कभी आपको यही से मिल जाएगा कि 10 की घात ऋण 11 सॉरी 10 तक था, 10 की घात ऋण 11 से 10 की घात 7 तक, और ये 7 से स्टार्ट हुआ फिर से, कौन सा, पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण यहाँ से था, 10 की घात ऋण 8 से 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 7 से 10 की घात ऋण 6 तक है आपका दृश्य विकिरण। अवरक्त किरण कहां से कहां तक है, अवरक्त किरण है 10 की घात ऋण 6 से 10 की घात ऋण 3 तक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 और बचा है आपका, तो एक है आपका सूक्ष्म तरंग, तो ये होता है आपका 3 से 1 तक, 10 की घात ऋण 3 से यहां तक, ये कहलाता है आपका सूक्ष्म तरंगे या सूक्ष्म किरण, सूक्ष्म तरंगे या सूक्ष्म किरण कहलाता है, ठीक है भाई। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। अब बचा सिर्फ एक चीज आपका, वो है आपका रेडियो तरंग। तो कहां से कहां तक होता है, तो ध्यान से देखना इसको, कहां से कहां तक होता है भाई, तो ये होता है आपका रेडियो तरंग 1 से लेकर 4 तक, 10 की घात ऋण 1 से यहां से लेकर 10 की घात ऋण 4 तक, यानी कि पॉजिटिव वाला, तो ये कौन सा है, रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग। तो याद रखना सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, रेडियो तरंग का, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कौन से क्रम में है, ये आपका घटते क्रम में, सॉरी बढ़ते क्रम में जमा है, बढ़ते क्रम में जमा है, तो गामा किरण का सबसे कम होगा, समझ में आ रहा है भाई, ये माइनस है, अगर आप संख्या रेखा में नंबर लाइन में प्रदर्शित किए होंगे, बीच में 0 होता है, उसके बाद ऐसे चलता है माइनस, उधर चलता है प्लस वाला, तो यह सबसे कम है, तो गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, उसके बाद एक्स किरण का उससे ज्यादा होगा, फिर आपका पराबैंगनी किरण का एक्स किरण से ज्यादा होगा, फिर आपका दृश्य विकिरण का इससे ज्यादा, फिर अवरक्त किरण का, फिर सूक्ष्म किरण या सूक्ष्म तरंग का या अवरक्त तरंग भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिर इसकी प्रकार अंतिम में होगा रेडियो तरंग। तो सबसे ज्यादा इसी को आता है बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखने के लिए भी बोल दिया जाएगा 1 2 नंबर में कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेडियो तरंग का, उसके बाद सूक्ष्म तरंग का,
उसके बाद अवरक्त तरंग का, फिर दृश्य तरंग का या दृश्य विकिरण का, उसके बाद पराबैंगनी तरंगे या पराबैंगनी किरण का, फिर एक्स किरण का, फिर गामा किरण का, इस तरीके से। लेकिन इसी को अगर इसमें पूछते हैं आवृत्ति में, तो गामा किरण की आवृत्ति ज्यादा होती है। अभी ये तरंगदैर्घ्य में कम है, तो आवृत्ति में क्या होगी, यह ज्यादा होगी। एक्स किरण की आवृत्ति इससे कम होगी, और सबसे कम किसकी होती है आवृत्ति, रेडियो तरंग की। इस तरीके से आपको इसे क्या करना है, याद रखना भाई इस ग्राफ को। अब हम इन्हीं के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं और इन्हीं सबको लिखेंगे कि ये गामा किरण कहाँ से बना, एक्स किरण कहाँ से बना, इसकी खोज किसने की, इसके क्या उपयोग है, इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला है आपका गामा किरण। तो गामा किरण की तरंग दैर्घ्य ये कितनी होती है, 1 गुणा 10⁻⁻14 से 1 गुणा 10⁻⁻10 मीटर तक, जो अभी आप लोग हम लोग किए थे। ठीक है ना भाई, अब 1 गुणा लिखो या 10 की घात ऋण 14 बस लिखो, एक ही मतलब है। तो इसका तरंग दैर्घ्य कहाँ तक होता है, 10 की घात ऋण 14 से 10 की घात ऋण 10 मीटर तक। अब हम इसकी आवृत्ति देखेंगे, तो आवृत्ति होती है 3 गुणा 10 की घात 22 से 3 गुणा 10 की घात 18 हर्ट्ज तक होती है। इसे याद रखना, तरंग दैर्घ्य मीटर में होता है, और जो आपकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति किसमें होती है, आवृत्ति होती है आपका हर्ट्ज में भाई। तो ये आपका याद रखना इसे। तो अब हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति या इसका उत्पादन कहाँ से हुआ है। तो इसका उत्पादन, गामा किरण की उत्पादन परमाणुओं के नाभिक का विघटन होने पर उत्सर्जित होती है, यानी कि ये बनता है भाई, इसका परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने से। अब इनके गुण देखेंगे कि ये क्या करता है, कि फोटोग्राफिक प्लेट पर रासायनिक क्रिया, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, आयनीकरण, विवर्तन, उच्च वेधन क्षमता तथा आवेश रहित मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो ये इनके कुछ गुण हैं, कहाँ कहाँ इसका गुण होता है, क्वालिटीज हैं। अब हम इनका उपयोग देखेंगे। तो परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देती है। यह चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी उपयोगी होती है। गामा किरण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कि परमाणु के नाभिक की संरचना के संबंध में सूचना देती है, और चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए भी उपयोगी होता है, या तो बोल सकते हो कैंसर के इलाज में भी उपयोगी होता है। तो ये हो गया आपका गामा किरण। जो हम लोग यहाँ पर किए हैं उसी को बस वहाँ उपयोग को और आपका ये सब उत्पादन कहाँ से हुआ, इनको चर्चा करेंगे। तो यही है भाई आपका गामा किरण के बारे में पूरा कंप्लीट। अब दूसरे किरण के बारे में या दूसरे तरंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा है आपका एक्स किरण। तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 10 की घात ऋण 13 से 3 गुणा 10 की घात ऋण 8 मीटर तक होता है। ठीक है भाई, इसकी आवृत्ति होती है 3 गुणा 10 की घात 21 से 10 की घात 16 हर्ट्ज तक होती है। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक के लक्ष्य पर टकराने से उत्पन्न होती है। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के उच्च परमाणु क्रमांक से टकराने के कारण क्या होता है, इनका उत्पादन होता है। ठीक है, अब इनके गुण। तो गामा किरणों वाली सभी गुण परंतु भेदन क्षमता कम होती है। गामा किरणों वाले जितने भी हैं उनके गुण क्या होते हैं, उनके भेदन क्षमता कम होती है। ठीक है भाई, उनका उपयोग देखेंगे आप। परमाणु के भीतरी इलेक्ट्रॉन कोष की संरचना के जानने में या उसकी जानकारी में तथा रोगों के निदान में सहायक होती है। इसे याद रखना, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, परमाणु के भीतरी या भीतर इलेक्ट्रॉन कोष की संरचना को जानने में तथा रोगों के निदान में, यानी कि उसको ठीक करने में इसकी सहायता होती है या सहायक होती है। चलिए, ये तो हो गया आपका एक्स किरण। इतना आप लोग याद रखिए, फिर आप लोगों से सब बनता जाएगा भाई, छोटा छोटा लिखेंगे। फिर है आपका तीसरा पराबैंगनी किरण या पराबैंगनी विकिरण। इसका तरंग दैर्घ्य होता है 6 गुणा 10 की घात ऋण 18 से 6 गुणा 10 की घात ऋण 10 से 4 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर तक होता है।
इसकी आवृत्ति होती है 5 गुणा 10 की घात 17 से 7.5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होती है। तो इनको आप लोग याद रखिए, आवृत्ति कितना होता है और तरंग दैर्ध्य कितना होता है। इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? सूर्य, आर्क, स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क तथा आयनित गैसों द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है या ये उत्पन्न होता है। ठीक है। अब इसके गुण हैं, जो गामा किरणों वाले सभी गुण होते हैं, जो गामा किरण के सभी गुण थे वही एक्स किरण के भी गुण थे, वही आपका क्या होगा, इसके भी गुण होंगे। तो गामा किरणों वाले सभी गुण इसके भी गुण होंगे, परंतु वेदन क्षमता क्या होती है? कम वेदन करने वाली होती है भाई, और प्रकाश विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करती है। अब देखो गुण को क्या करेंगे, सब में तो लिख नहीं सकते, तो हम ऐसे लिख दें कि गामा किरणों वाले सभी गुण, जो हम सबसे शुरू में पढ़े थे गामा किरण, उसके गुण एक्स किरण में भी थे, आपके पराबैंगनी किरण में भी है। ठीक है। अब इसका उपयोग देखेंगे, तो इसका उपयोग किया जाता है अदृश्य लिखाई करने के लिए, नकली दस्तावेजों, उंगली के निशानों का पता लगाने में तथा खाने की वस्तुओं के संरक्षण में, जल शोधक में पराबैंगनी लैंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में होता है। तो इन चीजों में या इन जगहों पर किसका यूज किया जाता है? पराबैंगनी विकिरणों का यूज किया जाता है, इन्हें आप लोग याद रखिए। चलिए अब अगला देखते हैं, दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण का तरंग दैर्ध्य होता है 4 गुणा 10 की घात ऋण 7 से 7 गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर तक है। ठीक है। फिर इसकी आवृत्ति होती है 7.5 गुणा 10 की घात 14 से 4 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज तक। ये तो हो गया इनकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति। अब हम देखेंगे उत्पादन, उत्पत्ति कैसे होती है। तो आयनित गैसों के उत्तेजित परमाणुओं द्वारा तथा ताप दीप्त या तृप्त दीप्ति भी बोलते हैं इसे, वस्तुओं से विकिरित होकर इनका उत्पादन किया जाता है। ठीक है भाई। अब इनके गुण देखेंगे, इनके गुण क्या है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोग्राफिक क्रिया तथा दृष्टि संवेदन, इन सब में इनका गुण पाया जाता है या इनका उपयोग किया जाता है, ऐसे समझो। अब इनका उपयोग देखेंगे। ठीक है। जो आपकी दृश्य विकिरण है उनका यूज कहाँ किया जाता है? तो हमारे नेत्र तरंग दैर्ध्यों के इस परास के लिए संवेदनशील है। विभिन्न जंतु तरंग दैर्ध्यों के विभिन्न परासों के लिए संवेदनशील हैं। उदाहरण के लिए सर्प अवरक्त तरंगों को संसूचित कर सकते हैं। अणुओं की संरचना तथा परमाणु के बाह्य कोषों में इलेक्ट्रॉनों के प्रबंधन का पता लगाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका दृश्य विकिरण का उपयोग। अब हम देखेंगे अगला, अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण क्या है? इसका तरंग दैर्ध्य होता है 7 गुणा 10 की घात ऋण 7 से 5 गुणा 10 की घात ऋण 3 मीटर तक। इसकी आवृत्ति होती है 4 गुणा 10 की घात 14 से 6 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज तक। चलिए अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं कैसे होता है अवरक्त विकिरण की उत्पत्ति। गर्म वस्तुओं से तथा अणुओं में घूर्णन तथा कंपनिक संक्रमणों द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। इसके गुण हैं ताप पुंजों तथा बोलोमीटर इत्यादि पर ऊष्मीय प्रभाव, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, फोटोग्राफिक क्रिया, ये सब इनके क्या है? गुण हैं। इसका उपयोग देखते हैं अवरक्त विकिरण का पौधे घर में पौधों को गर्म रखने में। अब ये पौधों घर क्या है? जो आप लोग ग्रीन हाउस प्रभाव जानते हो ना, वही आपका क्या है? पौध घर प्रभाव भी बोला जाता है उसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है आपका भाई। तो पौधे घर में पौधों को गर्म रखने में, युद्ध के दिनों में कोहरे व धुंध को पार देखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है अवरक्त किरणों का। तो इस तरीके से आपका अवरक्त किरण भी कंप्लीट होता है। इसको आप लोगों को क्या करना है? याद करना है भाई। इसका कोई तरीका नहीं है, जब तक आप लोग याद नहीं करोगे ये याद नहीं रहेगा। ठीक है। अगला है आपका सूक्ष्म तरंगे, या जिसको बोलते हैं माइक्रो तरंगे भी बोला जाता है। इसका तरंग दैर्ध्य होता है 10 की घात ऋण 3 से 3 गुणा 10 की घात ऋण 1 मीटर तक होता है। इसकी आवृत्ति होती है 3 गुणा 10 की घात 11 से 1 गुणा 10 की घात 9 हर्ट्ज तक होती है। अब ये देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है सूक्ष्म तरंगों की। विशेष निर्वातित नलिका में दोलित्र धारा से तथा विद्युत परिपथों में विद्युत चुम्बकीय दोलित्रों द्वारा इसका उत्पादन
या इसकी उत्पत्ति किया जाता है। इसके गुण क्या होते हैं? परावर्तन व ध्रुवण। अगर आप पढ़े होंगे या तो फिर हम नौ चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, परावर्तन व ध्रुवण किसे कहते हैं। अब हम इनका उपयोग देख लेते हैं। तो ये इसका उपयोग क्या क्या होता है कि लघु तरंगदैर्ध्य के कारण विमान संचालन में रडार प्रणाली के लिए ये क्या है? उपयुक्त है। रडार में उपग्रहों तथा लंबी दूरी वाले बेतार संचार में माइक्रोवेव ओवन इन तरंगों का एक रोचक घरेलू अनुप्रयोग है। जो आप लोग माइक्रोवेव ओवन जानते हो, वहां पर सूक्ष्म तरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब बच गया आप लोगों का लास्ट रेडियो तरंग। तो इसका तरंग दैर्ध्य होता है 7 गुणा 10 की घात ऋण 1 से 1 गुणा 10 की घात 4 मीटर तक। ठीक है, इनकी आवृत्ति होती है 3 गुणा 10 की घात 9 से 3 गुणा 10 की घात 4 हर्ट्ज तक। अब देखेंगे इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। इनका उत्पादन दोलित्र विद्युत परिपथों से किया जाता है और इसके गुण क्या होते हैं? ये परावर्तित होती है या तो फिर विवर्तित होती है। अब हम देखेंगे इनका उपयोग। तो इसके उपयोग में है रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में, सेल्युलर फोनों में अत्युच्च आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरीके से रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ? रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में, सेल्युलर फोनों में अति उच्चतम आवृत्ति बैंड की रेडियो तरंगों का उपयोग करके ध्वनि संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है। इस तरीके से ये जो 7 प्रकार के स्पेक्ट्रम हैं, उनके गुण, उनकी उत्पत्ति, उनके तरंगदैर्ध्य, उनकी आवृत्ति, ठीक है ना भाई, इन सब के बारे में हमने क्या किया? चर्चा की है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, इस कारण से मैं क्या किया था, बगल में हट गया था। ठीक है ना भाई, तो आपको करना क्या है, आपको इन सबको याद रखना है। ठीक है।